गुड इवनिंग दोस्तों GS2 का ये 5वां वीडियो है और इसमें जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उनको शुरू करते हैं। तो पहला जो है बेसिक स्ट्रक्चर, इससे रिलेटेड टॉपिक है। तो 2022 में क्वेश्चन आया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक स्ट्रक्चर के विकास एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। और 2019 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका महत्व क्या है। तो जो आधारभूत सिद्धांत है इससे रिलेटेड जो डायमेंशन हम लोग देखेंगे, इसमें परिभाषा देख लेंगे इसकी क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का विकास कैसे हुआ है, विशेषता, महत्व, प्रभाव, ये सब ऑलमोस्ट एक जैसे ये देख लेंगे, फिर आलोचना देख लेंगे। तो पहला देख लेते हैं परिभाषा इसकी क्या है। तो सर सुभाष कश्यप जो हैं, जाने माने जो है ना संविधानविद हैं, इन्होंने इसकी डेफिनेशन दी है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आधारभूत सिद्धांत हैं, आधारभूत संरचना है, संविधान के वे प्रावधान हैं या सिद्धांत हैं जो संविधान को आधार प्रदान करते हैं। ठीक है, आधारभूत सिद्धांत किसी संविधान के वे प्रावधान या सिद्धांत हैं जो संविधान को आधार प्रदान करते हैं, जिनमें अगर संशोधन किया जाता है या उनको हटाया जाता है तो उनका सार तत्व यानी एसेंस है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, संविधान में निहित ऐसे ही सिद्धांतों प्रावधानों को क्या कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में जो प्रावधान वर्गीकृत किए हैं, कुछ देख लेते हैं उनमें कौन कौन सा है। एक तो संविधान की सर्वोच्चता, ठीक, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक स्वतंत्रता और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ये मोटे मोटे इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में व्याख्यायित किए हैं। अब देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना। तो बेसिकली ये 4 केस हैं। पहला शंकरी प्रसाद 1951 में आया था, फिर इसके गोलकनाथ आया था 1967 में, फिर केशवानंद भारती केस आया था 1973 और मिनर्वा मिल 1980 में। तो ये 4 केसेस हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। तो शंकरी प्रसाद जो बात था 1951 में आया था, इसमें क्या करता था, जो फर्स्ट संविधान संशोधन था इसको चुनौती दी गई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के रिलेटेड क्या कहा था कि आर्टिकल 368 के माध्यम से ना सिर्फ संविधान के फंडामेंटल राइट में संशोधन किया जा सकता बल्कि किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, संसद को प्राथमिकता दे दी फंडामेंटल राइट्स पर। फिर 1967 में गुल्लकनाथ का केस आया। इन्होंने जो शंकरी प्रसाद वाला केस था इसको जस्ट पलट दिया। इन्होंने कहा कि जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से जो संविधान का भाग 3 है इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता, यानी फंडामेंटल राइट्स में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। और फंडामेंटल राइट्स को इन्होंने ट्रांसेंडेंटल है ना, पारलौकिक, पवित्र, जन क्या क्या इन्होंने इस डिसीजन में बोला गया। मतलब फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट इसमें बना दिया और संसद की जो शक्ति है उसको कम कर दिया। फिर संसद ने क्या करा, 24वां संविधान संशोधन लिया ही, सुप्रीम कोर्ट का इस डिसीजन को इन्होंने बैक कर दिया और किसी संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति पुनः प्राप्त कर ली। फिर से ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में। तो केशवानंद भारती जो केस आया 1973 में, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो संसद है संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का उसको अधिकार है, लेकिन वो संसद जो है संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसमें संशोधन नहीं कर सकती। तो यहाँ से बेसिक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, सिद्धांत निकल के आया। इसके बाद मिनर्वा मिल्स जो 1980 में केस हुआ था, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बेसिक स्ट्रक्चर को फिर से उसको परिभाषित किया। ठीक है, तो इनका ये विकास हो गया बेसिक स्ट्रक्चर का। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। तो विशेषता ये कि संविधान के सार तत्व होते हैं, है ना, संवैधानिक सर्वोच्चता, संविधान का जो सार तत्व होते हैं, साथ ही साथ संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर ने क्या है, संविधान को सार तत्व है उसको सुरक्षित किया है, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित किया है, विधायिका और न्यायपालिका के बीच में संतुलन स्थापित किया है, न्यायिक स्वतंत्रता इसको स्थापित किया है, संसद की किसी भी निरंकुशता उसको कंट्रोल किया है इसने बेसिक स्ट्रक्चर ने, बहुलतावाद और अधिनायकवाद इसको भी इसके विरुद्ध में ये बेसिक स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरे नागरिक अधिकारों के संरक्षण के साथ साथ नागरिक अधिकारों को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट इन्होंने बना दिया। ठीक है, तो ये कोई इनकी विशेषता और महत्व। आलोचना देख लेते हैं। आलोचना क्या है कि एक तो ये बेसिक स्ट्रक्चर कह तो दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि अब जो कुछ चीज़ें ने डिफाइन करनी शुरू कर दी है,
लेकिन स्टार्टिंग में बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, किसको कहोगे बेसिक स्ट्रक्चर, ये स्पष्ट नहीं था। ये पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर, आज भी देखा जाए तो पूरी तरह से न्यायालय के विवेक पर, उसके डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है। यही कारण है कि विधायिका और न्यायपालिका में अक्सर झगड़ा, एक कार्यपालिका और न्यायपालिका में झगड़ा अक्सर देखा जाता है। खास करके अभी रिसेंटली जो उदाहरण था एनजेक का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना जो करी थी, संविधान संशोधन के माध्यम से संसद लेकर आई थी, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसको नल एंड वॉइड कर दिया, ये कहकर कि बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसके विरुद्ध है। अब यहीं से इसके बीच में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद शुरू हो गया। दूसरा, संविधान विशेषज्ञ कहते हैं जो ये बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है जो सुप्रीम कोर्ट देती है, यह लोकतांत्रिक और न्यायिक प्रक्रिया का जो न्यायिक, एक प्रकार से न्यायिक अतिक्रमण है। क्यों? क्योंकि जो न्यायाधीश होते हैं ये चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते, और न्यायाधीश चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा कोई संशोधन किया था या कोई कानून पास किया था, उसको नल एंड वॉइड कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं, है ना, सिर्फ ये कह के कि बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है, तो ये एक प्रकार से अलोकतांत्रिक हो जाएगा, न्यायिक अतिक्रमण का एक एग्जाम्पल है। संविधान में कोई स्पष्ट इसका आधार नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर का, तो कुल मिलाकर 3 इसकी आलोचना हो गई। इस प्रकार बेसिक स्ट्रक्चर जो है अपनी स्थापना के दिन से किसी न किसी, मतलब जब से इसकी स्थापना हुई है, तो एक विवाद का एक मुद्दा हमेशा से रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो बेसिक स्ट्रक्चर में कौन कौन से संविधान के प्रावधान है इसको डिक्लेयर कर दे, पहला तो। दूसरा, न्यायिक संयम से काम ले, है ना। अगर ये न्यायिक संयम बरतती है तो ये सिद्धांत जो बेसिक स्ट्रक्चर का है भारतीय लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाएगा। ठीक, तो ये टॉपिक होगा बेसिक स्ट्रक्चर का। आगे है फंडामेंटल राइट की विशेषता, महत्व और उसकी आलोचना। परिभाषा देख लेंगे, विशेषता देख लेंगे और आलोचना देख लेंगे। सर ऑस्टिन ने कहा बुनियादी अधिकार, ये फंडामेंटल राइट जो होते हैं एक प्रकार से बुनियादी अधिकार और स्वतंत्रताएं होते हैं जो समाज में व्यक्ति की गरिमा व सम्मान, समानता, निष्पक्षता जैसे मानवाधिकार सिद्धांतों को लागू करते हैं, है ना, और व्यक्ति और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें फंडामेंटल राइट्स का उल्लेख है। इन्हें भारतीय नागरिक अधिकारों का मैग्ना कार्टा किया जाता है। ये इसके किन किन इसमें प्रावधान है वो इसका उल्लेख कर रखा है। ठीक, विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये कुछ एक प्रकार से प्रकार हैं जो कुछ जो अधिकार है इसमें केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे आर्टिकल 19। कुछ नागरिकों सहित बाहरी लोगों, विदेशी लोगों, सभी लोगों को प्राप्त है, जैसे आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, विधि का समान संरक्षण, है ना। असीमित नहीं है, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पे युक्त स्टेट क्या है, युक्त निर्बंधन लगा सकता है। ठीक है, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर और 2-4 चीज़ें उनके आधार पर, है ना। ये राजनीतिक अधिकार हैं जो राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध दिए गए हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति नकारात्मक है जो राज्य की शक्तियों पर सीमा निर्धारित करती है। कोर्ट में अगर इनका उल्लंघन होता है तो इनके लिए कोर्ट में इनके वायलेशन में हम लोग कोर्ट की शरण ले सकते हैं, वो इनको इम्प्लीमेंट करवाएगी। ठीक है, न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हैं आर्टिकल 32 के द्वारा, और ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और आर्टिकल 226 है, ये हाई कोर्ट भी इसको संरक्षित करती है। स्थायी नहीं है, स्थायी क्यों नहीं कि संविधान संशोधन इसमें कर सकती है, लेकिन ध्यान रहे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट इसमें संशोधन नहीं होना चाहिए। जैसे कि 44वें संविधान संशोधन के आधार पे जो संपत्ति का अधिकार था, है ना, उसको हटा के, मूल अधिकार से हटा के उसको एक लीगल राइट कर दिया है सिर्फ, है ना। राष्ट्रीय आपातकाल में इनको निलंबित किया जा सकता है, सिर्फ जो अपवाद है आर्टिकल 20 और 21 है। ठीक, अब इनकी आलोचनाएं देख लेते हैं। अत्यधिक सीमाएं इस पर आरोपित की गई हैं, जैसे है ना कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बहुत सारी लिमिट लगाई गई हैं पब्लिक ऑर्डर के नाम पर और देश की सुरक्षा के नाम पर, इन सब के आधार पर उसमें लगाई गई है। अस्पष्टता इनमें, है ना, अस्पष्टता जैसे जो इनके ऊपर जो सीमाएं लगाई हैं, है ना, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था हो गया, युक्त निर्बंधन, ये इनकी जो परिभाषा बहुत अस्पष्ट है संविधान में। अस्पष्ट होने के कारण स्टेट क्या करता है, स्टेट के अतिक्रमण क्षेत्र में आ जाती है, स्टेट आसानी से इस फंडामेंटल राइट्स का अतिक्रमण कर देता है। ठीक, ये राजनीतिक अधिकारों की तो बात करते हैं फंडामेंटल राइट, लेकिन इनसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की पूर्ति नहीं होती है। ठीक है, शाश्वत नहीं है, जैसे कि ऊपर बताया था, संसद कभी भी इसमें संशोधन कर सकती है, इनको समाप्त कर सकती है। संविधान 44वें संविधान संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। आपातकाल के दौरान इनको सस्पेंड किया जा सकता है ना, आर्टिकल 21 और 22 को छोड़ के। 19 और 20 कितना है, एक मिनट, 20 और 21 को छोड़ के, सॉरी, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के इनको सस्पेंड किया जा सकता है, जो कि लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध है।
है ना। निवारक निरोध जो कानून है आर्टिकल 22 में जो रखे हैं, 20 में रखे हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करते हैं, साथ ही साथ राज्य को अत्यधिक एब्सोल्यूट पावर भी अत्यधिक ज़्यादा उनको पावर दे देते हैं। बावजूद इसके भारतीय लोकतंत्र की आत्मा इनको कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं संविधान की जो प्रस्तावना है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन आया था। संभार प्रस्तावना जो है संविधान के आधारभूत लक्षण और मानवीय गरिमा की वृद्धि का प्रतिमान करते हैं। ठीक, 2019 में आया था। भारतीय लोकतंत्र दर्शन संविधान को की प्रस्तावना में निहित है इसके बारे में। तो कुल मिला के भारतीय जो संविधान है उसके उद्देश्य का प्रेम्बल, उसके बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन देख लेंगे। आधारभूत एवं मानवीय गरिमा से संबंधित प्रतिमान कौन कौन से, महत्व क्या है और संविधान की आत्मा इसको क्यों कहा जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रेम्बल्स क्या होती है, एक संविधान का एक परिचयात्मक दस्तावेज होती है जिसमें संविधान के मौलिक दर्शन, उसके मूल्य और दीर्घकालिक जो लॉन्ग टर्म के जो उद्देश्य हैं उसमें निहित होते हैं। ठीक है, इस कार्य को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक, प्रस्तावना में निहित पहले देख लेते हैं आधारभूत प्रतिमान क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ही आया था। आधारभूत लक्षण है इनके क्या प्रतिमान है और मानव की गरिमा को वृद्धि करने वाले प्रतिमान कौन कौन से हैं। तो आधारभूत प्रतिमान, हम भारत के लोग, है ना, इसमें लिखा हुआ है। तो जो भारत की जो शक्ति है, संविधान में जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है, भारत के लोगों से मिलती है। दूसरा वर्ड है संप्रभुता। संप्रभुता मतलब अपने विषय में निर्णय, चाहे बाहरी रूप से है ना, चाहे आंतरिक रूप से, हम लोग स्वतंत्र लेने के लिए हम संप्रभु हैं। किसी भी राज्य से इन्फ्लुएंस, किसी भी देश से इन्फ्लुएंस हुए बिना हम लोग, चाहे वो अपने एक्सटर्नल मैटर से हो चाहे वो इंटरनल मैटर से हो, हम डिसीजन लेते हैं। समाजवादी, 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है लोकतांत्रिक तरीके से समाजवादी लक्ष्यों की प्राप्ति और मिश्रित जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसमें विश्वास की बात करता है। पंथ निरपेक्ष, है ना, स्टेट के लिए सभी धन समान है और सभी के लिए समान सुरक्षा उपलब्ध कराएगा। लोकतांत्रिक, नागरिकों द्वारा चुनी हुई सरकार। गणराज्य, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा वो जनता द्वारा निर्धारित होगा, वो जनता द्वारा चुना जाएगा। तो ये इसमें आधारभूत जो प्रतिमान है उसके। अब देख लेते हैं मानव गरिमा से संबंधित प्रतिमान कौन से हैं। न्याय की बात करता है ना, सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों प्रकार के न्याय की बात करता है। स्वतंत्रता की बात करता है, स्वतंत्रता सभी नागरिकों के लिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, इन सब की स्वतंत्रता की बात करता है। समता की बात करता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। गरिमा यानी सभी व्यक्तियों की गरिमा की बात करता है। भाईचारा और बंधुत्व को बढ़ाने वाले, है ना, भाईचारा और बंधुत्व की बात करता है। किसके माध्यम से सुनिश्चित होगी, राष्ट्र की एकता और अखंडता के माध्यम से। जो भाईचारा और बंधुता है, इसके माध्यम से राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने हेतु ये इसमें सिद्धांत है। ठीक है, तो इसके आधारभूत प्रतिमान हो गए और ये मानवीय गरिमा बढ़ाने वाले प्रतिमान हो गए इसके। ठीक है, अब इसके महत्व देख लेते हैं। तो ये हमारे जो प्रेम्बल्स है, हमारे संविधान के जो संविधान निर्माता हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने मेकर्स हैं, जिन्होंने संविधान बनाया है, उनके सपने और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। बेरुवरी मामला जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है संविधान जो ये प्रेम्बल है हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग की कुंजी है। ठीक है, इसलिए कोई भी जहाँ भी अस्पष्टता की बात आती है, संविधान की संवैधानिक व्याख्या की बात आती है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, प्रेम्बल को देखते हैं और इमेजिन करते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने क्या सोचा होगा इसके बारे में। ठीक है, मौलिक दर्शन, आदर्शों, मूल्यों को समझने का प्रयास, मतलब इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास समझते हैं इसमें, है ना। हमारे जो आदर्श हैं संविधान के, तो जो प्रस्तावना इसके माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। जब भी संवैधानिक व्याख्या होती है उसमें जो कोई अस्पष्ट प्रावधान होते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए हम लोग प्रेम्बल का सहारा लिया जाता है। परिचय पत्र है किसका, सरकार के प्रकृति का और नागरिक अधिकारों का। इसलिए के एम मुंशी जो हैं इन्होंने इसे हमारे देश की कुंडली भी इसको कहा है। ठीक है, प्रस्तावना की स्थिति देख लें संविधान में क्या है। तो बेरुवेरी केस जो केस था, इसको हमारे संविधान निर्माताओं के दिमागी कुंजी तो कहा, लेकिन इसको संविधान का हिस्सा नहीं माना उन्होंने। ठीक है, लेकिन केशवानंद भारती की जो केस आया इसमें इसको संविधान का अंग भी माना, साथ ही साथ कानून की व्याख्याओं में इसकी इम्पोर्टेंट भूमिका को भी व्याख्यायित किया गया। साथ ही साथ इसमें कहा गया कि संविधान की जो प्रेम्बल है इसमें संशोधन किया जा सके, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर का कोई उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो संविधान में जो प्रेम्बल है उसकी प्रस्तावना की स्थिति क्या है वो देख लिया इसमें। आगे अगर हम बात करते हैं तो संविधान की आत्मा क्यों कहते हैं। आत्मा कहने का कारण यही है कि जो इसमें जो प्रावधान दे रखे हैं, है ना, ये जो हम भारत के लोग संप्रभु
गणराज्य, है ना, इसमें स्वतंत्रता, समानता, इन सब की बात की गई। तो एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से हमारे देश संविधान का एक तो मौलिक दर्शन है, उसके मूल्य के बारे में बात कर रहा है, हमारे जो भविष्य में क्या उद्देश्य होंगे इसके बारे में बात कर रहा है। इसीलिए जो जस्टिस हिदायतुल्लाह इन्होंने कहा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है, संविधान की आत्मा है, इसमें संवैधानिक जीवन के वैविध्य तथा भविष्य के दर्शन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे संविधान को प्रेमबल को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। अगला टॉपिक है डीपीएसपी की विशेषता, फंडामेंटल राइट से इसकी तुलना। तो डीपीएसपी क्या है, एक प्रकार से राज्य को दिए गए निर्देश हैं, किससे संबंधित है ना, नीति निर्माण से संबंधित और शासन कैसे चलाएंगे इससे संबंधित है। संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है और आर्टिकल 336 से लेकर 51 में इसका उल्लेख दे रखा है। विशेषताओं की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट था, उसमें जो उल्लिखित हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसके अनुसार है। ठीक है, इसमें सिद्धांतों का वर्णन किया, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, है ना, बौद्धिकतावादी सिद्धांतों का ये जो डीपीएसपी एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करते हैं। नीति निर्माण और क्रियान्वयन में ये राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनसे सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना होती है और जितने भी नीति निर्देशक तत्व हैं ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं, बिल्कुल एक दूसरे के पूरक होते हैं। इनकी प्रकृति मतलब गैर न्यायोचित है, मतलब इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए कोर्ट में हम लोग नहीं जा सकते। लेकिन जो कोर्ट होती है, कोर्ट कोई भी डिसीजन देती है तो उसमें अपने निर्णयों में इन डीपीएसपी के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, इनका यूज़ करती है, वो अक्सर यूज़ करती है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना में ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रावधान दे रखे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण, पोषण की बात, महिला सशक्तिकरण की बात, बहुत सारे इसमें आइडियाज़ दे रखे हैं, तो वो कल्याणकारी राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इनकी देख लेते हैं डीपीएसपी से इनकी वो फंडामेंटल राइट्स से तुलना क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में दे रखे हैं, ये भाग 4 में दे रखे हैं, है ना। इनका स्रोत देखें तो फंडामेंटल राइट्स यूएसए से आए हैं और डीपीएसपी में आयरलैंड से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट को विधिक मान्यता प्राप्त है, जबकि डीपीएसपी को नैतिक और राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। फंडामेंटल राइट्स कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं, है ना, इनका अगर वायलेशन होता है तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के इस विषय में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, इनकी जो प्रकृति है तुम्हारे पैसिव है, नेगेटिव है ना, निषेधात्मक है, राज्य के विरुद्ध ये शक्तियाँ प्राप्त हैं हमको। जबकि डीएसपी में क्या है, डीएसपी क्या है, सकारात्मक प्रकृति के हैं, राज्य के लिए एक प्रकार से ये निर्देश हैं, निर्देशक सिद्धांत हैं उनकी, राज्य का जो उद्देश्य होना चाहिए, कैसे हम सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सकते हैं, तो एक प्रकार से पॉजिटिव नेचर के हैं। ठीक, फंडामेंटल राइट्स जो है व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवादी सिद्धांत कहा जाता है। जबकि डीपीएसपी हमारे समुदाय को बढ़ावा देते हैं, इसलिए समुदायवादी या समाजवादी सिद्धांतों के रूप में इनको माना जाता है। फंडामेंटल राइट्स जो है आपातकाल के दौरान आर्टिकल 20 और 21 इनको छोड़कर आपातकाल में इन फंडामेंटल राइट्स को क्या हो सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन डीपीएसपी को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो देखने में इनमें अंतर तो प्रतीत होता है, लेकिन मिनर्वा मिल जो केस आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल डीपीएसपी हैं ये एक दूसरे के पूरक है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सर ग्रेनविले इन्होंने भी ये कहा कि फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी संविधान की एक प्रकार से चेतना है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।